और शुरुआत सबसे पहले पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन का ये पहला महामंथन हुआ। आरजेडी कार्यालय में हुई इस बैठक में आरजेडी के अलावा कांग्रेस, वीआईपी के मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी के नेता शामिल रहे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पर सहमति बनी है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाने की कोशिश वाली इस तस्वीर के साथ 2025 चुनाव को लेकर हुई पटना में महागठबंधन की पहली बैठक खत्म हो गई। बैठक में साझा रणनीति पर बात हुई। साझा कार्यक्रम के तहत 2025 के चुनाव में उतरने का दावा किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रहा है कि क्या तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। इस सवाल का जवाब बैठक के बाद भी साफ साफ नहीं निकल पाया। कृष्णा अल्लावरू का गोलमोल जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया गया। तेजस्वी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। मीडिया के सवाल पर तेजस्वी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। एनडीए में क्लियर है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। इस सवाल का जवाब महागठबंधन की बैठक में तो नहीं मिला। लेकिन एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। महागठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक हाथ उठाकर साथ साथ दिखने और दिखाने की तस्वीर के साथ खत्म हो गई। लेकिन ना तो सीटों का सवाल हल हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और न ही चेहरे पर स्थिति साफ हो पाई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या मतलब है। तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल देश में गठबंधन का दौर चल रहा है। सहयोगी दलों के बीच समन्वय के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में सभी दलों के सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। बिहार में महागठबंधन के बैनर तले विपक्षी पार्टियां 2025 के चुनाव में जाने वाली है और यही वजह है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करने पर सहमति बन गई। कमेटी में सहयोगी दलों के सदस्य होंगे और तेजस्वी यादव उसकी अध्यक्षता करेंगे। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। अब सवाल यही बनता है कि जब महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव को बना दिया गया है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सुप्रीम बॉडी है उसके अध्यक्ष वो होंगे, तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। इस खबर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले खुद को सीएम फेस बताया था। खुद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई भी माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से रोक नहीं सकता। आइए अब समझते हैं कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं।
ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस अभी तेजस्वी के नाम पर तैयार नहीं होगी और तेजस्वी यादव के नाम पर सहयोगी दलों में अब तक सहमति नहीं बन पाई होगी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अब कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी पसंद नहीं है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को झुंझुना पकड़ा दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि फेस नहीं बनाया, कोऑर्डिनेशन की कमान दे दी। यानी अगर रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है तो तेजस्वी यादव पर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। आइए अब 10 पॉइंट से समझते हैं कि जो महागठबंधन की आज एक बड़ी बैठक पटना में हुई, जिसे पहला महामंथन कहा जा रहा है महागठबंधन का, उसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की इस बैठक में एक बात कही गई कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा, इस पर जोर दिया गया। साझा घोषणा पत्र बनाने का फैसला भी लिया गया है। मतलब जो गठबंधन दल के सहयोगी है उन सभी का एक साझा घोषणा पत्र होगा। घटक दलों की एकजुटता को लेकर भी सहमति बनाई गई है। मतलब सभी जो घटक दल हैं महागठबंधन के बैनर तले एकजुट होंगे। साथ ही साथ आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी दलों के नेता रहेंगे। जो भी घटक दल हैं उन सभी से एक एक सदस्य होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी बनाई गई है उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। महागठबंधन की समन्वय समिति में कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें बताया जाता है कि हर पार्टी से 2-2 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये कमेटी चुनाव को लेकर गठबंधन के सभी तरह के फैसले लेगी कि गठबंधन किस तरीके से चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव को कमेटी की कमान, लेकिन सीएम फेस नहीं बनाया। मतलब आज महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, कई बातें साफ हुई, कई एजेंडे पर मुहर लगी, लेकिन सीएम फेस कौन होगा इस पर बात नहीं बन पाई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 या फिर उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना। अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। खैर, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब 2025 के चुनावी रण को समझते हैं। 2025 का चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होने जा रहा है। एनडीए की बात कर लीजिए तो एनडीए के अंदर 5 दल हैं, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जितन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, जो एक टीम आप इधर देख रहे हैं। वहीं महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी,
कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है। मुकेश सहनी के खुलकर बोलने के बाद महागठबंधन की स्थिति भी अब साफ हो चुकी है। महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियां शामिल हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल है। यानी दोनों ही टीम बनकर तैयार हो चुके हैं। आज की अगर बात करें कि आज बिहार में राजनीतिक स्थिति कैसी है, इसको समझने के लिए आपको 2020 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को भी समझना पड़ेगा। देखिए, 2020 में एनडीए के खाते में 125 सीटें आई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी वाइज आपको बताते हैं, सीट तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। 75 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी। बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी हुई, बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, 43 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने भी 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और चिराग पासवान, चूंकि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव उस वक्त लड़े थे, तो उनकी पार्टी का एक विधायक बना, जबकि 15 सीटें बाकी पार्टियों को गई, जिनमें जितन राम मांझी की पार्टी हम है और वीआईपी के साथ साथ निर्दलीय भी शामिल है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने 2020 विधानसभा के चुनाव में 144 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और लेफ्ट पार्टियों ने महागठबंधन में महज 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। रिजल्ट की अगर बात करें तो 144 सीट पर लड़कर आरजेडी के 75 उम्मीदवार जीत कर आए थे, जबकि 70 सीटों पर लड़ने वाले कांग्रेस के महज 19 उम्मीदवार जीत हासिल करके आए थे। लेकिन 29 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाले लेफ्ट के 16 उम्मीदवार जीत गए। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो आरजेडी की जीत का स्ट्राइक रेट 2020 विधानसभा चुनाव में 52.08% रहा। लेफ्ट का स्ट्राइक रेट 55% रहा, जबकि कांग्रेस महज 27% सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। अब आप खबर तो समझिए, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा। आरजेडी के नेता कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता तो सरकार बन सकती थी, यानी कांग्रेस को 70 सीट देने का फैसला ठीक नहीं था। माना जा रहा है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये लगातार माहौल बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस को ठीक सीट नहीं मिली। सीमांचल की सीटें कांग्रेस को मिलती तो वहां पर अच्छा रिजल्ट होता। हालांकि बिहार में कांग्रेस की ताकत सबको पता है, लेकिन यह भी सच है कि अलग होने से दोनों दलों का नुकसान होगा। देखना होगा कि सीट शेयरिंग का वो कौन सा फॉर्मूला सामने आता है, लेकिन अभी से कांग्रेस की तरफ से दबाव की राजनीति जरूर जारी है।